मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। अपने घर के हालात को सामने रखते हुए मैंने सिर्फ 10 जमायतें ही पढ़ी और उसके बाद अपनी अम्मी का घर में हाथ बटाने लगी। मेरा रिश्ता बचपन में ही खाला के बेटे के साथ तय हो चुका था, जो पढ़ाई के सिलसिले में लंदन गए हुए थे और फिर वहीं अपना अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर लिया। जब वो लंदन से वापस कराची आए तो खाला ने फ़ौरन मेरी शादी की बात कर दी। मैं बेहद खुश थी। आहर जिसे चाहा उसने मेरी शादी हो गई और मैं रुखसत होकर कराची अपने ससुराल आ गई। मेरी नंद थी जिसका नाम फ़ायका था। इंतहाई खूबसूरत और बाअखलाक लड़की थी। घर में सबका रवैया मेरे साथ अच्छा था, मगर सिवाय मेरे शोहर के। वो मुझसे अव्वल तो बात करता ही ना था, मगर करता तो उसके लहजे में मेरी तजलील हो जाती। शायद वो किसी और को पसंद करते थे। मुझ जैसी मामूली कम पढ़ी लिखी लड़की का भला उनसे क्या मुकाबला। सबकी अच्छाई देखकर एक उनकी बेरुखी को मैं दरगुजर कर दिया करती। मेरी नंद की उम्र इस वक्त 19 साल थी। एक दिन वो कॉलेज से वापस घर आई तो काफ़ी थकी थकी लग रही थी। रंगत बिल्कुल जर्द पड़ चुकी थी। मैंने उसकी ये हालत देखकर पूछा तो कहने लगी, कुछ नहीं भाभी, बस ज़रा तबीयत ख़राब है, कुछ देर रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रखी थी, जैसे वो रोकर आ रही हो। मैंने मजीद पूछना मुनासिब ना समझा और उसे आराम करने के लिए भेज दिया। रात के खाने का वक्त हुआ तो सोचा खाला से आज के खाने के बारे में पूछ लूँ। मेरे कदम उनके दरवाजे के करीब ही रुक गए जब अंदर से सास की आवाज़ आई। वो मेरे शोहर सारम से बात कर रही थी कि फ़ायका का रिश्ता आया है, अच्छे और नेक लोग हैं, बस तुम्हारी राय दरकार है। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो सारम बोले, अभी इसकी उम्र ही क्या है, अम्मी मैं अभी इसकी शादी नहीं करवाना चाहता, आप मना कर दें। पहले जिल्लत क्या भूल गए आप। सारम इतना कहते हुए वहाँ से बाहर चले गए। मेरी सास की रंगत ये बात सुनकर उड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से तो ये कड़वा सच सहा था उन्होंने। मैं सास के पास जाकर बैठ गई। वो एक सरवसी सांस खारिज करके बोली कि बेटा, बेटियां और बहनें तो सभी को प्यारी होती हैं, वक्त पर उन्हें अपने घर का कर देना ही बेहतर होता है, मगर तुम्हारा शौहर है कि मानता ही नहीं। सास की बात सुनकर मैंने उन्हें समझाया कि मैं बात करूंगी सारम से। रात को खाने से फारग होकर मैं अपने कमरे में गई, मगर वहाँ सारम मौजूद नहीं थे। कुछ सोचते हुए मैंने फ़ायका के कमरे की जानब का रुख किया। वो अभी तक बेसुध पड़ी सो रही थी। मुझे उसकी हालत को लेकर कुछ तशवीश हुई। वो बुखार में तप रही थी। उसकी तबीयत मुझे पहले से मज़ीद ख़राब लगने लगी। मैंने फ़ौरन जाकर सास ससुर को बताया, जो अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे। मेरी इस बात पर मेरे साथ तो काफ़ी परेशान हो गई, जबकि ससुर ने कड़ी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगे, मौसमी बुखार होगा, ठीक हो जाएगी, ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बात हर पल वक्त किसी ने ध्यान न दिया और फ़ायका को डॉक्टर के पास ले जाया गया। अगले ही दिन फ़ायका का रिश्ता लेकर खाला की एक दोस्त हमारे घर आ गई। शुरू शुरू में तो वह काफ़ी पुरजोश और फ़ायका से मिलने के बेचैन थे, मगर जब हम उन्हें उसके कमरे में लेकर गए तो वह खासी मायूसी दिखाई दी, जिसकी वजह शायद उसका बुझा हुआ जर्द और बेरौनक चेहरा था। उनके इनकार से पहले ही खाला ने इनकार कर दिया। फ़ायका की तबीयत पिछले एक हफ्ते से यूं ही मज़ीद बिगड़ती चली जा रही थी। उसके चेहरे को देखकर यूं लगता गोया अंदर ही अंदर किसी बात पर वो घुल रही है। मैंने कई एक बार एक हमराज बनकर पूछना चाहा, मगर वो फीका सा मुस्कुराकर बात को टाल देती। काला से फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे, मगर वो फिर भी जाने से मना कर रही थी। इस एक महीने में वो इतनी गिल सी गई कि सब कुछ छोड़कर अपने कमरे तक महदूद हो गई। खाला दिन ब दिन उसकी इस हालत को देखकर अंदर ही अंदर रोती रहती, जबकि मेरे खालू ज़रा सख्त मिजाज इंसान थे। उनके लिए ऐसी बातों पर ध्यान कतई ज़रूरी नहीं था। मादी की कुछ बातों ने उन्हें काफ़ी कड़वा कर दिया था, वरना वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक दिन मैं जब फ़ायका के कमरे में उसे खाना देने के लिए गई तो मुझे उसके कमरे से कुछ बातों की आवाज़ें आने लगी। वह रोते हुए किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और फिर बोली कि काश मैं सबको बता सकती, मगर मैं मजबूर हूँ। अगर मैंने बताया तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। उसके ये अल्फाज मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गए।
میں کمرے میں داخل ہوئی تو میرے قدموں کی چاپ سن کر وہ ہڑبڑا گئی۔ اس نے موبائل فون فوراً کان سے ہٹایا اور یوں دکھانے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں اس وقت اس پر سختی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور بغیر کوئی سوال جواب کیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، اور پھر آخر میں سوال کیا کہ فائقہ، کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ وہ پہلے تو مجھے بغور دیکھتی رہی اور پھر بغیر کچھ بولے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، جس کا یہی مطلب تھا کہ وہ مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اگر وہ مجھے سچ بتائے گی تو میں ہر حال میں بہتر طریقے سے اس کی مدد کر سکوں گی، جس پر وہ دکھی سے لہجے میں بولی کہ بھابھی، سچ جان کر آپ شاید جی نہ سکیں۔ اس کے یہ الفاظ مجھے کچھ سمجھ نہ آئے۔ میں کیوں نہ جی سکوں؟ آخر ایسا کیا تھا جسے جان کر میری زندگی پر بھی اثر پڑ سکتا تھا؟ مزید فائقہ کچھ نہ بولی اور میں وہاں سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ خالہ نے فائقہ کا علاج کروایا، مگر وہ ہر بار پہلے سے زیادہ دباؤ کا شکار ہو جاتی۔ اب تو سارم بھی کافی پریشان رہنے لگے تھے۔ پتہ نہیں ایسا کیا تھا اس لڑکی کے دل میں۔ اس دن کال سے بعد یہ لڑکی دوبارہ کبھی مسکراتی ہوئی نظر نہیں آئی تھی۔ اب تو خالہ نے طویل داغے بھی لینا شروع کر دیے تھے۔ کسی کا کہنا تھا کہ فائقہ پر کسی قریبی رشتہ دار نے کالا جادو کروایا ہے، تو کوئی کہتا اس پر ایک سایہ ہے جو اسے اندر ہی اندر ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان سب باتوں نے ہمیں مزید پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ کیا سچ تھا کیا جھوٹ، یہ صرف فائقہ خود ہی جانتی تھی۔ ایک روز سارم گھر جلدی آئے تو فائقہ سے بولے، آج باہر گھومنے چلتے ہیں، تمہارا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ مگر فائقہ گوری ڈالے سارم کو دیکھتی رہی اور پھر واپس اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اسی روز شام کو فائقہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ خاصی بہتر لگ رہی تھی۔ مجھے بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، بھابھی، میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، آپ پلیز امی اور بھائی کو بتا دیں۔ اس کی بات سن کر مجھے خیرت ہوئی، مگر تھوڑا سکون بھی ہوا کہ چلو یہ لڑکی کچھ تو بولی۔ اگر اسی میں اس کی خوشی ہے تو میں ایسے ضرور یہ خوشی دوں گی۔ میں نے اس کی پسند گھر والوں کے سامنے رکھی، جس پر وہ راضی ہو گئے، مگر سوائے سارم کے وہ کہنے لگے کہ کیا معلوم کیسے لوگ ہیں، کون ہیں، میں کیسے اپنی بہن کو کسی کے حوالے بھی کر دوں۔ سارم کا وہی لہجہ ایک بار پھر سب کو سوچ میں ڈوب گیا۔ اگلے سے رشتہ لے کر وہ لوگ ہمارے گھر آئے۔ ہر لحاظ سے وہ اچھے اور با اخلاق لوگ تھے اور اس رشتے میں کوئی خرابی نظر نہ آئی، تو خالہ اور خالو نے سارم کی مرضی نہ ہوتے ہوئے بھی ہاں کر دی۔ ایک مہینے کے اندر اندر شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ گھر میں مصروفیات مزید بڑھ گئیں۔ اسی بیچ مجھے امید سے ہونے کی بھی خوشخبری مل چکی تھی۔ سبھی گھر والوں کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں، مگر شاید سارم کو اس بات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ سب سے کٹ کر رہنے لگے۔ جس دن رشتہ طے ہوا میں نے دیکھا تھا وہ کتنی ہی دیر فائقہ کے کمرے میں اسے ڈانٹتے رہے، یہاں تک کہ ہاتھ بھی اٹھایا، مگر وہ لڑکی بغیر کچھ بولے اپنی بات پر اٹل رہی۔ شادی کے دن قریب آ چکے تھے۔ مہندی کے فنکشن بخیر عافیت ہو جانے کے بعد آج اس کی بارات تھی، مگر مجھے کسی طور پر بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا گویا کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ کل رات مجھے مائیوں کی دلہن بنی فائقہ ایک بار پھر کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے نظر آئی۔ وہ آج بھی رو کر بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی راستہ نظر آیا ہے، میں آپ کی طرح بننا نہیں چاہتی، بس میں یہاں سے رخصت ہو کر آپ سے ملنے آیا کروں گی۔ اس کے یہ الفاظ مجھے پھر شش و پنج میں مبتلا کر چکے تھے۔ اس کی شادی تو اس کی پسند سے ہو رہی تھی، مگر پھر بھی وہ کون تھا جس سے یہ ایسی باتیں کر رہی تھی؟ میں اس کے کمرے میں گئی اور اس بار سختی سے پوچھنے لگی۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ خاموش ہوئی اور پھر بولی کہ میرا نکاح ہو جائے ایک دفعہ، اس کے بعد میں آپ کو سب سچ بتا دوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ اس کی بات نے مجھے مزید تجسس میں مبتلا کر دیا۔ گھر میں کئی مہمان آئے ہوئے تھے۔ سبھی کو ناشتہ دے کر میں نے اب فائقہ کا ناشتہ ٹرے میں رکھا اور لے کر اس کے کمرے میں جانے لگی۔ مجھے مزید دھچکا لگا جب کمرے میں گئی، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، کمرہ بالکل خالی تھا۔ میرے ہوش اٹھ گئے، فائقہ اندر کمرے میں موجود نہیں تھی۔
जबकि उसकी बाकी सारी चीज़ें वहीं पर मौजूद थीं। उसका मोबाइल फ़ोन भी कमरे में ही मौजूद था। फ़ाइका वहाँ नहीं थी। जब ये यकीन हो गया तो मैंने सबसे पहले जाकर सारम को बताया। वह चौंक कर बेयकीनी से देखने लगे। पूरा घर छान मारा मगर उसका नामो निशान तक ना था। हम सब घर वाले परेशान हो गए, सबके दिल हिल गए। हम सब ने फ़ाइका को घर से बाहर ढूंढना शुरू कर दिया। सभी मेहमानों तक यह खबर पहुंची तो घर में एक अलग ही तूफान सा बर्पा हो गया। जितने मुंह उतनी बातें, इसके बारे में कहीं से कुछ भी मालूम ना हो सका। सारों के बाद पहले ही तबीयत के नासाज थे और अब उनकी और तबीयत नासाज होती चली जा रही थी। आखिर ये कोई छोटी बात ना थी। ये सोच सोच कर न जाने उनकी बेटी कहाँ चली गई है। हर जगह तलाश करके थक हार के आखिरकार हम इस नतीजे पर पहुंचे कि पुलिस में ही रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए। पुलिस के रिकॉर्ड में भी फ़ाइका को नामालूम करार दे दिया गया। फ़ाइका का कहीं से पता न लग सका। जान पहचान वाले सारे लोगों को इतला दे दी गई कि फ़ाइका का पता लगाएं। इस हद तक कि हमारे ख़ानदान के रिश्तेदार भी दूसरे शहरों में जाकर फ़ाइका को तलाश करने के लिए नए तरीके आजमा रहे थे। कहीं से पता नहीं चल रहा था उसे आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई। इसके होने वाले ससुरालियों ने अलग किरदार उछाला था। फ़ाइका का हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। रिसर्च के तमाम अदारों को भी इतला दी गई पर वह सभी नाकाम हो गए। मोहल्ले वाले अजीब किस्म की बातें करते कि आपकी बेटी शायद किसी और के साथ घर बसाना चाहती थी। 2 हफ्ते गुजर चुके थे। सास ने बिस्तर पकड़ लिया था जबकि ससुर कभी उस थाने तो कभी इस थाने भटक रहे थे। वही सारम दिन रात एक कर चुके थे। कई रातें वो घर न आते। उनकी आंखें थकावट से सुर्ख हो चुकी थी मगर फ़ाइका तो यूं गायब हुई थी कि अभी तक उसका पता ही नहीं चला था। कौन था, किस पर शक करते। पुलिस भी अब केस से हाथ छुड़वाना चाह रही थी। हालांकि दिन ब दिन गिरती तबीयत ने उन्हें बिस्तर मर्ग पर लिटा दिया। वो सारा सारा दिन रोती रहती और अपनी बेटी के मिल जाने पर दुआएं करती रहती। यूं ही रोते रोते वो एक दिन दुनिया से चल बसी। फ़ाइका का सदमा और फिर खाला के जाने का दुख हम पर पहाड़ बनकर टूटा। मेरी खाला का स्वयं था जिस दिन मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मगर तकलीफ और जब्त की हदें तब पार हुई जब सारम ने एक बार भी अपनी बेटी को गोद में उठाना तो दूर देखना भी ना था। मुझे शदीद दुख हुआ था मगर खैर उनको बदलना अपनी बेटी के मिल जाने पर दुआएं करती रहती। यूं ही रोते रोते वो एक दिन दुनिया से चल बसी। फ़ाइका का सदमा और फिर खाला के जाने का दुख हम पर पहाड़ बनकर टूटा। मेरी खाला का स्वयं था जिस दिन मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मगर तकलीफ और जब्त की हदें तब पार हुई जब सारम ने एक बार भी अपनी बेटी को गोद में उठाना तो दूर देखा भी ना था। मुझे शदीद दुख हुआ था मगर हर उनको बदलना मेरे बस की बात ना थी। कब वक्त गुजरता गया और 1 साल बीत गया। फ़ाइका का कुछ पता ना चला। तभी सब थक हार कर अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होने लगे। ससुर तो अपने कमरे में ही बंद रहा करते। उनकी जिम्मेदारी भी अब मुझ पर थी। सारम तो कई कई दिन घर ही ना आया करते थे। एक रोज़ मैं ससुर को दवा दे रही थी तभी उनके हाथ से गिलास छूटा और मुझ पर गिर गया। मेरे कपड़े गीले हो चुके थे। उन्हें दवा देकर मैंने अपना दुपट्टा झाड़ने के लिए सीधा किया तभी सारम वहाँ आ गए और फिर जो मुंह में आया बोलने लगे। मैं और मेरा ससुर हैरानगी से उसे देखने लगे। अच्छा, तो मेरी पीठ पीछे यहाँ ये गुल खिलाई जा रही है। बादल किरदार और इतना कहकर सामने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और बिस्तर पर ससुर के कंधे से जा लगी। सारम को मजीद गुस्सा आया और फिर तमाच पर तमाच लगाते चले गए। मैं रोकर उनके कदमों में गिर गई। उनके अल्फाज मेरी रूह फना कर रहे थे मगर तभी ससुर की एक हल्की सी चीख आवाज़ आई। हमने पलटकर देखा तो वह बिस्तर से लटक रहे थे। सारम एक हकारत ज़दा नज़र डालकर वहाँ से चले गए और मैं ससुर को उठाने लगी। उन्हें कई आवाज़ें दी मगर वो मुझे तमाच के सुपुर्द करते वहाँ से बाहर निकल गए। इतनी गिरी हुई सोच की मुझे बिल्कुल भी उम्मीद ना थी। मेरे ससुर हार्ट अटैक से वफात पा चुके थे मगर सारम ने उनके जनाजे में भी शिरकत नहीं की थी। ख़ानदान में कई बातें उछाली गईं। मैं और मेरी बेटी अब घर में अकेली हो चुकी थी। पता नहीं क्या लिखा था हमारे नसीब में, कुछ समझ नहीं आ रही थी। कुछ दिन बाद मैं बेटी को मुलाजमा के पास छोड़कर बाजार से कुछ चीज़ें खरीदने के लिए गई तो वहाँ मुझे काली चादर में
अपना आधा चेहरा छुपाए एक लड़की नजर आई। उसे देखते ही मैं पहचान गई जी। इतने सालों बाद भी वो बिल्कुल नहीं बदली थी। मैंने जल्दी से उसका पीछा करते हुए उसको आवाज़ दी, मारिया रुको, मैं हूँ सबा। मेरी आवाज़ सुनकर वो एक पल को रुकी, मुझे यूं देखा जैसे जानती ही ना हो, और फिर बोली कि मुझसे दूर रहें, यही आपके लिए अच्छा है। मगर मैं ना मानी और उसे बाजू से पकड़कर करीबी रेस्टोरेंट में ले गई। वो वहाँ रुकना नहीं चाहती थी, मगर शायद दुनिया की नज़रों से भाग भाग कर वो भी थक चुकी थी। मैंने उससे पूछना शुरू किया कि आखिर शादी के 2 माह बाद वो क्यों अपने शौहर को छोड़कर भाग गई थी। क्या उसे एक बार भी घर वालों की इज्जत का ख्याल ना आया। मारिया मेरी बड़ी नंद थी, जिसका नाम लेने की इजाज़त भी हमारे ससुराल में किसी को नहीं थी, क्योंकि वो अपनी शादी के 2 माह बाद ही बिना कुछ बताए भाग गई थी। मेरी बात सुनकर वो फीकी सी मुस्कुराई और बोली, इज्जत का ख्याल था तभी तो भाग गई थी। मुझे उसकी बात का मतलब नहीं समझ आया। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े कि खुदा का वास्ता है बस कर दो। इस राजदारी को पहले तुम और फिर फायका दोनों ही अपने माँ बाप का तमाशा बना चुकी हो। पहले तुमने खाला और खालू को मौत के मुंह तक पहुंचाया, और फिर तुम्हारी छोटी बहन फायका जो शादी वाले दिन ना जाने कहाँ गायब हो गई। तुम दोनों की वजह से आज खाला और खालू घुट घुट कर मर गए हैं। मारिया खामोशी से सब सुनती रही और फिर बोली कि वो मेरी वजह से नहीं, सारम की वजह से मरे हैं। आज हमारी ज़िंदगियों में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा शोहर है। मारिया रो पड़ी थी, कहने लगी, चलो आओ तुम्हें मैं सब कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं उसके साथ नामालूम रास्ते पर चल पड़ी। वो मुझे एक घर में ले गई। सामने 2 बच्चे खेल रहे थे। मारिया को देखकर उसने अपनी लाई गई चीज़ें लेकर खुश हो गए। ये तुम्हारे बेटे हैं मारिया? मैंने सवाल किया तो मारिया बोली, हाँ मेरे हैं, मगर जानना नहीं चाहोगी उनका बाप कौन है? उसके सवाल पर मैं तजस्सुस बड़ी नज़रों से उसे देखने लगी। मारिया मुझे एक कमरे में ले गई। उस कमरे में लगी तस्वीर देखकर मुझे पहले तो हैरत हुई, मगर फिर मेरे होश छूट गए। वहाँ पर इन गंदे तस्वीर मौजूद थी जिनमें सारम और बच्चे खड़े थे। एक तस्वीर उनके बच्चों के साथ मारिया भी मौजूद थी। तो क्या सरम जानते थे कि तुम यहाँ रहती हो? हाँ, तुमसे मिलने आते रहते थे। मेरे सवाल पर वो मुझे देखकर बोली, तो सुनकर मुझे मज़ीद रोना आया। उसने कहा कि सबा, ये बच्चे किसी और के नहीं बल्कि सारम के हैं, और ये तस्वीर उसने अपने बच्चों के साथ ली है। मारिया के अल्फाज सुनकर मुझ पर सख्तातारी हो गया। मैंने जनाटेदार थप्पड़ मारिया के मुंह पर मारा। वो थप्पड़ खाकर हंसती और कहने लगी, मारिया और मारो मुझे, मुझे किस्मत के हाथों रोज़ मरती हूँ। तुम्हारा वो बद किरदार जानी शौहर कुछ देर बाद यहाँ फिर आएगा। पहले मेरे वजूद को गर्म सलाहों से जलाएगा, मुझे अजीयतें देगा, फिर मुझे अपनी बीवी की हैसियत से इतनी अजियत देगा कि मैं पल पल मौत अंगों कर अपने रब से मांगूंगी, मगर शायद जो 8 साल से नहीं मिली अब नहीं मिलेगी। देखो मेरा वजूद हर जगह कच्चे जख्मों से भरा पड़ा है। आज फिर इन जख्मों पर और जख्म देकर फिर रूह की धज्जियाँ उड़ाएगा तुम्हारा शौहर। उसका जिस्म जगह जगह से जख्म आलूद था, खून रस रखा था, कहीं छाले बने थे। मैं बहुत ये सब देखती रही। मेरा गुनाह ये है कि मैं सारम जैसे शख्स की बहन बनकर पैदा हुई। उसकी नज़रें मुझ पर थीं। सब जब वो बालग हुआ मैं पहले नज़रअंदाज करती रही, मगर वो वक्त गुजरने के साथ साथ इतनी हदूद फैलाने लगा कि नींद की गोलियां देकर मेरी इज्जत लूटता रहा। और एक बार जब मुझे पता चला तो मैं अम्मी अबू को बताना चाहती थी, मगर जानती हूँ इसने मुझे क्या धमकी दी। वो कहने लगा, मुझे तुम में से किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं, अगर मेरी बात ना मानी तो मैं फायका का भी यही हशर करूँगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम सब की प्राइवेट बाथरूम वीडियो खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया में फैला दूँगा। मुझ पर तो बात नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो लड़का हूँ। सब तुम्हें लोग गलत कहेंगे, ये याद रखना। फायका की इज्जत की खातर सब सहती रही। शुक्र किया जब मेरा रिश्ता आया मैंने हाँ कर दी, मगर भाई मुझे फिर भी डराता धमकाता कि तुम सिर्फ मेरी मलकियत हो। मेरी शादी भी हो गई, मगर एक रोज़ सारम ने मुझे घर से बाहर बुलाया, लेकर फरार हो गया। वो दिन और ये दिन मैं उसकी गुलाम हूँ। वो मुझे मेरी शादी करने की अजियत देता है।